जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह जो वीडियो है आपके सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, बी टेट, सुपर टेट के अलावा ये अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए जहाँ से सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी जो परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण यानी ये जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। या अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध या ज्ञान होता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ वहाँ अब, या फिर हम ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं कि उदाहरण हम ले सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि नकुल तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर अगर तेज और दौड़ना, नकुल तेज दौड़ता है तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और तेज जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें जो है लिंग, वचन और पुरुष के कारण किसी के कारण जो है उसमें परिवर्तन यानी बदलाव नहीं होते हैं, वे हमारे अव्यय शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लोगों को पता होगा, ऐसे होता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत की बात करें तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण को जो हम ध्वनि की मूल इकाई भी कहते हैं, या फिर वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं म, प, र, य, क। वर्ण वे शब्द, वे मूल ध्वनि हैं जिनका जो है विभाजन नहीं हो सकता है, या फिर जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है, जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों उसमें समाहित होते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों की क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिसका जो है कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। यानी ये नहीं कि कोई भी 2 वर्ण मिला दें और उसका जो है कोई अर्थ ही न निकले, कोई भाव ही न निकले, तो वो हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं राजू बाजार जा रहा है, तो यह जो है इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, वाक्य कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर जिसमें अ, आ, ई होता है, और संस्कृत में जो मूल स्वर होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जो है उसमें स्वरों की संख्या 9 बताई जाती है, उसमें आंसर हम लोग 9 लगाते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो यह प्रश्न आपका आगे दिया गया है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो यह जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, और ये किससे मिलकर बना है, क और स वर्ण से मिलकर बना है 6 वर्ण। यह जो 6 ध्वनि है।
त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो त और प्लस र से हमारा त्र वर्ण बना है। ये भी संयुक्त वर्ण है, यह जो है संयुक्त ध्वनि है, यह संयुक्त वर्ण है कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न है ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है व्यंजन को, क च ट त और प। तो ट जो है हमारा मूर्धा होता है, क हमारा क वर्ग जो होता है कंठे होता है, च वर्ग जो होता है हमारा तालु होता है और ट मूर्धा होता है, और जो त वर्ग होता है वो हमारा दंत्य होता है। अगला प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान होता है? तो प फ यह जो है दंतोष्ठ्य में हमारा आता है, जो प वर्ग होता है हमारा दंत्योष्ठ में आता है, यह चला जाएगा। दंत यानी दंत और ओष्ठ दोनों से प फ, जैसे आप लोग फ को बोलेंगे फ, तो दोनों होठ जो है आपस में मिल रहे हैं, तो यह जो है फ वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ दोनों होगा, यानी दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है स ह व व्यंजन कहलाते हैं? तो यहाँ पर जो इसमें 3 स है, सकार स है, तालव्य स है और ये बीच वाला जो है मूर्धन्य स है। तो ये सभी जो है उष्म व्यंजन कहलाते हैं, उष्म व्यंजन, इसको हम लोग उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है य र ल व व्यंजन, ये जो सब व्यंजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम अंतस्थ व्यंजन यानी ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है क से म के व्यंजनों को कहा जाता है? तो जो क से म तक के जो हमारे व्यंजन होते हैं, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग में प फ ब भ म, जो लास्ट वर्ड होता है म, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है घोष का अर्थ है? तो घोष का अर्थ होता है नाद। अगला प्रश्न है जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है? तो ये जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, जो कि जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है श्वास। अगला प्रश्न है आ स्वर कहलाता है? तो यह जो है विवृत कहलाता है। विवृत और संवृत स्वर ये जो है स्वर के प्रकार हैं। अगला है पश्च स्वर है? तो ई और आ यह जो है पश्च स्वर है, और अय जो है अग्र स्वर है, यहाँ पर पूछा गया अग्र स्वर है, तो अय जो है अग्र स्वर है। अगला प्रश्न है स्र व्यंजन किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है या फिर व्यंजनों से मिलकर बना है? तो यह जो है स और प्लस र से मिलकर बना है स्र, यह भी संयुक्त व्यंजन है। ड और ढ व्यंजन यह कौन से वर्ग का व्यंजन है? तो यह जो है मूर्धन्य या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो प्लुत स्वर यानी जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है वे हमारे प्लुत स्वर, और ह्रस्व स्वर में जिसमें 1 मात्रा का, जिसे हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं, और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है सघोष वर्णों का सही वर्ग है? तो ये इसमें ड और ढ जो है यह जो है इसका सही वर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो भ्रातृत्व जो है भ्रातृत्व यह भ्राता का भाववाचक शब्द होगा। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? तो यहाँ पे जो है दौड़ना अकर्मक क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो यह जो है संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द है? तो ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक ये संज्ञा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कृपाण का विलोम शब्द होगा? तो कृपाण का जो विलोम यानी उल्टा जो होगा विपरार्थक वह हो जाएगा दानी। अनुराग का विलोम शब्द होगा? तो अनुराग का जो विलोम शब्द हो जाएगा विराग हो जाएगा। भोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? योगी। तो ये जो है भोगी का विलोम शब्द योगी होगा। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो कीर्ति का जो
विलोम शब्द होगा अपकीर्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थूल का विलोम शब्द होगा, तो स्थूल का जो विलोम शब्द होगा सूक्ष्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीर्ष का विलोम शब्द होगा, तो शीर्ष यानी ऊपर एकदम चोटी पर, और उसका जो विलोम उल्टा यानी तल यानी एकदम नीचे तल, उसका जो पेंदी होता है। अगला प्रश्न है शोषक का विलोम शब्द होगा, तो शोषक का हो जाएगा शोषित। अगला प्रश्न है मृदुल का जो विलोम शब्द होगा, तो मृदु का हो जाएगा कटु। विलोम शब्द मृदु का विलोम शब्द कटु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलुष का विलोम शब्द होगा, तो कलुष का जो विलोम शब्द होगा निष्कलुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्दय का विलोम शब्द होगा, तो निर्दय का विलोम शब्द सदय हो जाएगा। निरोग में संधि है, तो निधन रोग यानी निरोग, निह यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है, निधन रोग, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है निस्तेज में कौन सी संधि है, तो यह जो है निधन तेज यानी निस्तेज, तो ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, उत्तधन ज्वल, यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत्तधन ज्वल, ये हो जाएगा हमारा इसका संधि विच्छेद। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, तो वहीधन कार यानी बहिष्कार, यह हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है चयन में कौन सी संधि है, तो चयन में जो है हमारी संधि है पवन, पोधन अन पवन, ये चयन में यह आ रहा है वो आ रहा है, तो ये जो हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अन्वय में कौन सी संधि है, अन्वय, तो यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो सत्यधन चित्तधन आनंद, यानी यहाँ पर व्यंजन संधि है, त का जो है वह जो है उसी वर्ग के पहले वर्ग का जो है तीसरे वर्ग में त थ द, तो जो त वर्ग है इसके तीसरे वर्ण यानी तीसरा जो वर्ण है, 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, तो तीसरे वर्ग में इसका जो है परिवर्तन सत्यधन च, तो ये सच्चिदानंद। अगला प्रश्न देखेंगे उन्नति का संधि विच्छेद होगा, तो उत्तधन नति यानी इसका उदाहरण हो जाएगा उन्नति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है, तो निधन धन, तो ये निर्धन हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सूर्यधन उदय का संयुक्त शब्द होगा सूर्योदय, और यहाँ पर जो है गुण संधि है, सूर्योदय में संधि का कौन सा प्रकार होगा गुण संधि हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।